हेलो दोस्तों, मैं हूँ हसमुख भाई और आप देख रहे हैं गजल ऑटो सर्विस एंड पार्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे हम सिटी 100, प्लेटिना, कावासाकी बॉक्सर, कैलिबर इन सारी गाड़ियों में दोस्तों जो इंजन रहता है सेम रहता है। तो हम सिटी 100 का असेंबल करने वाले और वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये मैं दोबारा मेहनत कर रहा हूँ। पहले भी मैंने मतलब ये वीडियो पूरा रिकॉर्ड किया था और उस टाइम कुछ प्रॉब्लम हुआ वॉइस का, तो इस हिसाब से मैं फिर से री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस गाड़ी के अंदर हम क्या क्या डालने वाले हैं वो सारी जानकारी मैं पहले ही बता देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेड हमारा रेडी हो चुका है और यहाँ पे इनलेट वाल जो रहता है बड़ा वाला वाल, उसके ऊपर निशान दिए गए PDD। मतलब दोस्तों जो हमारा इनलेट वाल रहता है बड़ा वाला, तो उसके ऊपर दोस्तों ये मार्क दिया गया होता है ओरिजिनल के अंदर। उसके बाद क्लच असेंबली और गियरबॉक्स की सारी बेरिंग डालेंगे दोस्तों। और ऑलरेडी क्रैंक की बेरिंग हमने जो खराद वाला उसको दे दी थी, तो उसने रेडी करके क्रैंक रिबिल्ड कर दिए। उसके अलावा दोस्तों और 3 बेरिंग आती है गियरबॉक्स की, और 2 एक क्लच की और एक मैग्नेट की। तो टोटल 5 बेरिंग वो डालने वाले। और क्रैंक हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और क्रैंक जब भी मतलब आप गाड़ी का इंजन खोलते हो तो उस टाइम सारी चीज़ें एक एक करके चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है सिर्फ क्रैंक की जो रॉड रहती है उसको बनाते हैं और बेरिंग चला लेते हैं। ऐसा मत कीजिए दोस्तों, जब भी इंजन बनाए तो क्रैंक के साथ क्रैंक की बेरिंग डाल डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों स्टेशनर 2 पैकिंग ट्यूब है और ये हमारी टाइमिंग चेन है। तो टाइमिंग चेन दोस्तों हीरो रॉकमैन कंपनी की है, अच्छी आती है। और ये हमारा जो बैलेंसर नट रहता है वो पहले किसी ने इंजन बनाया था, ठोक के निकाली थी, तो हम इसको अच्छे से नई जो नट आती है वो लगा देंगे। और उसके बाद टाइमिंग चेन की गाइड, पैकिंग सेट एंड ये है मेन हमारा दोस्तों सिलेंडर किट। तो सारी चीज़ें हम जो मैंने दिखाई वो सारी चीज़ें इंस्टॉल करेंगे। और दोस्तों साथ ही में दोस्तों किक स्प्रिंग डाल देंगे, क्योंकि जब भी इंजन बनाए तो छोटी छोटी चीज़ें पे ध्यान रखना चाहिए। इसकी किक स्प्रिंग सही है लेकिन हम नहीं डाल देंगे, ठीक है। तो इंजन बनाने से पहले दोस्तों सारी चीज़ें आपको अच्छे से वॉश कर लेनी चाहिए। और जो दोस्तों ये जो बेरिंग दिख रही है हमारी रोलर बेरिंग, वो इनपुट शाफ्ट की है क्लच की। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। जब भी आप खोले, ये मुझे मिली नहीं इसलिए मैंने पहले से बाहर नहीं निकाली। अगर मिल जाती तो इसको निकाल देते। और निकालते वक्त दोस्तों इसको गैस वेल्डिंग से, मतलब गैस वेल्डिंग वाले के पास से या वेल्डिंग करके निकालना पड़ता है। और एक बार निकाल देते फिर वापस बिठाएंगे तो वो ठीक से बैठेगी नहीं। इसलिए अगर पहले तपून लीजिए, अगर मिलती है तभी निकालें। तो दोस्तों गियरबॉक्स ऑलरेडी बैठ चुका है और गियरबॉक्स कैसे बैठाना है उसके ऊपर ऑलरेडी हमने अलग से वीडियो बनाया है। तो ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा होगा उसकी लिंक, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इसकी लिंक, ठीक है। तो इस तरह से हमें सारी चीज़ें चेक करनी है और एक एक करके सारी चीज़ें चेक करके करके बिठानी है। तो अभी फिलहाल ये क्रैंक बैठ चुकी है और क्रैंक के अंदर दोस्तों जो खराद वाले को मैंने जो बेरिंग दी थी, मतलब लेथ वाले भाई को, तो उनमें 2 बेरिंग का सेट था। तो उन्होंने मुझे क्रैंक पे बिठा के दिया था, लेकिन आप चैम्बर पे भी इसकी बेरिंग बिठा सकते हैं। तो जब गाड़ी का हम जब चैम्बर निकाल दे तो जो पुरानी मतलब जो बेरिंग रहती है क्रैंक के ऊपर, वो सामने वाले चैम्बर के अंदर ही इंस्टॉल रहती है। तो आप जब भी बिठाए तो अगर क्रैंक पे ना बिठाए या चैम्बर में बिठा देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका गियरबॉक्स एंड बेरिंग बिठा सकते हैं। और क्रैंक अच्छे से चेक कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि बीच में चैम्बर के बीचों बीच जो उसकी रॉड रहती है वो आधी अंदर चली जानी चाहिए। तो इस तरह से हमने क्रैंक बिठा दी और अभी फटाफट से इसके ऊपर दोस्तों बीच में पैकिंग नहीं आता, तो हम इसके ऊपर RTV जो एनाबॉन्ड की ट्यूब रहती है RTV 696, उसको लगाएंगे और दोनों चैम्बर पे लगाएंगे। तो जो पहले मैंने आपको बेरिंग दिखाई दी हमने सारी बेरिंग लगा दिए। और अभी फटाफट से इसके ऊपर जो पैकिंग की ट्यूब रहती है वो अच्छे से लगा देंगे। और इसके अंदर दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आप अगर चेम्बर दूसरी साइड खोल रहे हैं, मतलब उसका गियरबॉक्स दूसरी साइड बिठा रहे हैं, तो आप पहले किक शाफ्ट बिठा दीजिए। अगर नहीं बिठा रहे तो बाद में भी दोस्तों जो किक शाफ्ट रहती है वो आसानी से बैठ सकती है। तो इस तरह से हमें पैकिंग ट्यूब लगाना है, क्योंकि जो किक शाफ्ट रहती है दोस्तों इसकी बाहर से लगा सकते हैं और इसकी स्प्रिंग बाहर से बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, मतलब कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती। किक की जो स्प्रिंग रहती है वो बाहर से चेंज हो जाती है और बाहर से किक की शाफ्ट जो रहती है वो भी लग सकती है। तो हम पैकिंग ट्यूब लगा के जो गियरबॉक्स रहता है सारा दोस्तों गियरबॉक्स लुब्रिकेंट कर देंगे, मतलब अच्छे से ऑयल से भिगे देंगे। क्योंकि अगर ऑयल लगाओगे गियरबॉक्स पे तो स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और जो गियरबॉक्स के चक्कर रहते हैं वो घिसेंगे नहीं आपस में, ठीक है गाइज। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जब भी
इंजन का दोनों चैम्बर बिठाए मतलब ज्वाइंट करे तो उस टाइम सारी चीज़ें चेक कर लीजिए, कोई वॉशर बाकी नहीं है, क्रैंक सही बैठ गई है, किक शाफ्ट, गियर शाफ्ट, डॉक, सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। तो जब चेक करके लगाओगे तो आपको दोबारा खोलना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों गियरबॉक्स का सारा काम हो चुका है और दोनों चैम्बर अच्छे से हमने चेक कर लिए। अभी जो जो बेरिंग रहती है दोस्तों, बेरिंग में सारी जगह पे हम लुब्रिकेंट कर देंगे ताकि बेरिंग पे भी अच्छे से बैठ सके। और दोस्तों जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने आगे बताया कि जो रोलर बेरिंग रहती है इनपुट शाफ्ट की चैम्बर के अंदर, वो हमने चेंज नहीं की क्योंकि हमें मिली नहीं थी। बाकी उसके अलावा दोस्तों जो 3 बेरिंग रहती है वो हमने चेंज कर दी है, ठीक है। और उसके अलावा 2 और बेरिंग जो रहती है वो मैग्नेट की एंड क्लच की, वो भी हमने ला के रखी है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से उसकी बेरिंग भी हम चेंज कर देंगे। तो अभी दोनों चैम्बर पे पैकिंग ट्यूब लगा दी है। और जो पैकिंग ट्यूब जो रहती है वो दोस्तों 696 एनाबॉन्ड की रहती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जिस गाड़ी के अंदर मेन चैम्बर में पैकिंग नहीं आता उसके अंदर हम एनाबॉन्ड की जो ट्यूब रहती है वो लगा सकते हैं। तो अभी फटाफट से जो 8 नंबर के नट रहते हैं सारे, वो हम टाइट कर देंगे। और जब भी आप टाइट करें दोस्तों तो पहले हल्के हाथ से सारे नट टाइट कर दीजिए और बाद में क्रॉस में टाइट कीजिए, मतलब ऑपोजिट ऑपोजिट वाले जो बोल्ट रहते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट कीजिए, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो क्या होगा दोस्तों, एक साइड से आप टाइट करोगे तो कई बार उसके थ्रेड छूट जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं और थ्रेड खराब हो जाते हैं, तो फिर से आपको परेशानी होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जब पूरा जो पूरे 8 नंबर के बोल्ट रहते हैं सारे वो हम लगा दें, बाद में जो पैकिंग ट्यूब दोस्तों जो बाहर की साइड दिख रही है उसको साफ कर दीजिए। तो इस तरह से हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है। अभी बढ़ते क्लच साइड। तो क्लच साइड के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो होल के अंदर पहले ही हमने ऑलरेडी एक वॉशर आता है, वॉशर को ग्रीस लगा के बिठा दिया है ताकि वॉशर खिसके नहीं उसकी जगह पे। और जो किक शाफ्ट रहती है उसको हम वहाँ पे सेट करेंगे। जो किकशाफ्ट रहती है उसके नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लॉक आता है, मतलब उसकी एक ठेसी दी गई होती है जो किकशाफ्ट वहां जाके लॉक हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये दोस्तों हमारी पुरानी स्प्रिंग है किक की। और जब भी हम काम करते हैं तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो रहती है इसकी दोस्तों दाम ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आप छोड़ देते हैं लगाने का तो बाद में आपको परेशानी होती है। तो इसको ज़रूर लगा दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने होल देखा, उस होल के अंदर जो दोस्तों हमारी किक की स्प्रिंग रहती है वो लॉक हो जाती है। तो कैसे बिठाना है, तो दोस्तों नीचे का छिरा रहता है उसको नीचे की तरफ, और जो बैंड वाला पोर्शन है उसको ऊपर की तरफ लगा के इस तरह अंदर जाने देना है। और उसके जो होल रहता है उस होल के अंदर दोस्तों हमारी स्प्रिंग को लॉक कर देना है। और उसके बाद दोस्तों स्प्रिंग के बीच में कॉलर आता है, उस कॉलर को फंसा देना है। और बाद में दोस्तों मैं हाथ से कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास प्लायर हो तो प्लायर की मदद से इसको खींच के लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा ये रोज का रहता है दोस्तों, ठीक है। तो हम आसानी से जोर लगा के इसको बिठा सकते हैं। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो प्लायर की मदद लीजिए ताकि आपको आसानी रहेगी। तो आप देख सकते हैं जो किक की स्प्रिंग है बिल्कुल उसकी जगह पे बैठ चुकी है। अभी हम किक लगा के इसको चेक कर लेंगे। और किक लगा के चेक करना भी जरूरी है दोस्तों, कई बार क्या होता है किक की स्प्रिंग जो रहती है वो बिल्कुल आसानी से लग जाती है, लेकिन फिर भी हमें परेशानी होती है बिठाने के बाद जब चेक करते हैं तो वो ठीक से नहीं काम करती। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। का काम पूरा समाप्त हो चुका है। अभी हम बढ़ेंगे जो हमारी इनपुट शाफ्ट की जो बेरिंग रहती है उसके ऊपर दोस्तों एक पट्टी दी गई होती है जो पट्टी बेरिंग को लॉक करके रखती है। तो पट्टी लगाएंगे और उसके ऊपर दोस्तों गियर डॉक लगेगा। गियर डॉक मतलब जो गियर शिफ्टिंग में हमें काम करता है, तो गियर डॉक को उसकी जगह पे बिठा देंगे। तो जो पट्टी रहती है दोस्तों उसके ऊपर एक 4 पैल वाला स्क्रू आता है, उसको अच्छे से टाइट करके उसके बाद जो दोस्तों गियर शिफ्टर रहता है हमारा, गियर डॉग जिसके बोलते हैं हम, तो गियर डॉग के अंदर एक 10 नंबर का नट रहता है और उसके ऊपर एक वॉशर और नीचे एक डॉयल जैसा वॉशर दिया गया होता है, तो वो लगा देंगे। और इस तरह की दोस्तों एक स्प्रिंग रहती है, जो स्प्रिंग हमारी गियर जो डॉक रहता है उसको अच्छे से, जो हमारा शिफ्टर रहता है उसके ऊपर पकड़ने में काम करती है। मतलब ये स्प्रिंग लगा है तब भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आपको प्लायर मिले तो प्लायर की मदद से या ऐसे छोटे से डिस्मिस की मदद से आप उसको अच्छे से बिठा सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसानी से बैठ चुकी है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि इस तरह की स्प्रिंग हम बिठाने जाते हैं, होती बहुत छोटी चीज़ लेकिन कई बार परेशान कर देती है बिठाते बिठाते, ठीक है। तो ये बैठ चुका है उसकी जगह पे, ये चेक कर लेनी जरूरी है, क्योंकि
कई बार क्या होता है 10 नंबर का जो नट रहता है उसको ज़्यादा दोस्तों ज़्यादा टाइट करते हैं तो वो काम नहीं करता, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो बिल्कुल उसकी जगह पे बैठ चुका है और हम चेक कर रहे हैं उसको और ये रेडी हो चुका है। ठीक है गाइस, तो अभी बात करेंगे हम इसकी गियर शाफ्ट की। तो गियर शाफ्ट दोस्तों ऐसे आती है और गियर शाफ्ट पे पहले हल्का सा पेपर लगा दीजिए और उसके बाद उसके ऊपर ऑयल लगा दीजिए ताकि वो बिठाने में आसानी रहे। तो हमने ऑयल लगा के इसको बिठा देंगे और यहाँ पे जो दोस्तों आपको स्प्रिंग दी गई होगी वो स्प्रिंग को उसकी बीच में एक जो इंजन रहता है उस चैम्बर पे उसके जगह पे एक टेसी दी गई है, वहां पे हमें उसको बिठाना है। और फिर गियर शाफ्ट लगाते हैं उसके बाद हर एक गियर को हमें चेक कर लेना है कि गियर शाफ्ट चेक कर लेना है कि जो गियर रहता है दोस्तों बिल्कुल सही से काम करता है या नहीं करता है, क्योंकि जब हम बाहर से चेक करते हैं तो तब सही से काम करता है, लेकिन जब गियर शाफ्ट लगाते हैं तो उस टाइम भी चेक करना जरूरी है। और जब भी गियर शाफ्ट अब लगाए तो अगर गियर डाले और अटकते हो तो जो हमारी इनपुट शाफ्ट रहती है उसको एक हाथ से घुमाए और पीछे की जो आउटपुट शाफ्ट रहती है जहाँ पे छोटा चक्कर रहता है उसको पकड़ के रखें और चेक करते रहे एक एक करके। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आपको गियर चेक करने हैं, क्योंकि गियर चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सही पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है गियर। तो हमने ये चीज चेक कर ली और उसके बाद ये ऑयल पंप है दोस्तों। तो ऑयल पंप पे भी आप देख सकते हैं कि जो ऑयल पंप की चक्कर को घुमाता है, मतलब जो क्रैंक रहती है उसके ऊपर एक छोटा चक्कर दिया गया होता है प्राइमरी गियर से पहले। मतलब सिटी 100 के अंदर ये चक्कर दिया गया होता है ऑयल पंप को घुमाने के लिए। और कई गाड़ियों में दोस्तों के साथ भी बिठाया गया होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे दोस्तों एक चांद जैसा क्वार्टर क्वार्टर रहती है जिसको हम की बोलते हैं। तो जैसे दोस्तों मैग्नेट में की आती है ठीक वैसे ही दोस्तों इसके अंदर एक भी की आती है जिसका शेप चांद जैसा होता है। और इस चक्कर की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो ये चक्कर रहता है वो क्रैंक पे लगता है और प्राइमरी गेयर जो रहता है हमारा उससे पहले लगता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये सीधा या उल्टा कोई भी दिशा में आप बिठा सकते हैं, इसके ऊपर कोई निशान नहीं दिया गया होता है। तो आप इसको सिर्फ चेक करना है कि जो की का होल्डर दिया गया है उसके ठीक निशाने पे बिठाना है ताकि ये आसानी से बैठ जाए। और जब आप बिठाएंगे तो उसके बिल्कुल वो सामने ऑयल पंप का चक्कर कंप्लीट शेप में बैठ जाएगा। तो जब ये बिठाएंगे तो जो इसकी की रहती है दोस्तों वो आधी बाहर आएगी और ये आप देख सकते हैं बोल्ट जो ऑयल पंप घूमता है तो उस होल से दोस्तों जो 10 नंबर की बोल्ट दिया गया है उस लाइन से दोस्तों सीधा हेड में ऑयल जाता है। तो अभी हम लगाएंगे हमारा प्राइमरी गियर। तो प्राइमरी गियर का दोस्तों बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल दिया गया होता है। जो प्राइमरी गियर रहता है वो क्लच असेंबली को घुमाने में काम करता है। मतलब जब क्लच हाउसिंग जो रहता है हमारा वो घूमेगा तभी दोस्तों हमारा टॉप गियर का जो चक्कर रहते हैं सारे वो घूमेंगे। तो इस हिसाब से जो हमारा क्रैंक घूमता है तो क्रैंक प्राइमरी गियर को घुमाता है और प्राइमरी गियर क्लच हाउसिंग को घुमाता है। तो यहाँ पे आपको दो वॉशर दिखाए होंगे और दोनों में से कोई भी वॉशर आप नीचे लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों जो वॉशर रहते हैं सेम साइज के और सेम शेप के रहते हैं। तो इनमें से आपको कोई भी वॉशर नीचे लगा के उसके ऊपर एक बूस्ट लगा देना है। जो क्लच हाउसिंग जो रहता है हमारा वो बूस्ट के वो बूस्ट के ऊपर लगता है। तो इस तरह से, और जब बूस्ट बिठाए तो बूस्ट के अंदर एवं बूस्ट के बाहर दोनों साइड हमें ऑयल लगा देना है ताकि जो क्लच हाउसिंग रहता है हमारा बिल्कुल फ्री बैठ सके। तो इस तरह से हमें बिठाना है। और इसके ऊपर दोस्तों क्लच हाउसिंग के ऊपर एक वॉशर आएगा और वॉशर के ऊपर दोस्तों आप जब भी बिठाए तो देख लेना कि कौन से साइड, मतलब जो वॉशर रहता है वो जब भी आप खोलोगे तो थोड़ा तो घिसा होगा, तो उसके साइड हमें शेप दिए गए होंगे। अगर आपको शेप नहीं लगे तो आप कोई भी साइड बिठा सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी ये वॉशर बैठ चुका है और वॉशर बैठने के बाद हमने जो पूरी क्लच असेंबली लाए थे उसको बिठाएंगे। और क्लच असेंबली के अंदर दोस्तों एक क्लच हब और एक क्लच सेंटर रहता है और बीच में दोस्तों 4 प्रेशर प्लेट एंड 5 क्लच प्लेट रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सिटी 100 प्लेटिना इन सारी गाड़ियों में दोस्तों 5 क्लच प्लेट आती है और 4 प्रेशर प्लेट आती है। तो इस तरह से हमें घुमा घुमा के इसको बिठाना है। और जो ऊपर की दोस्तों वो क्लच प्लेट रहती है वो उसकी खांच अलग जगह पे बनी होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो ऊपर की क्लच प्लेट रहती है वो अलग खांच में हमें बिठानी है, मतलब उसका जगह अलग दिया गया होता है। तो इस तरह से हमें बिठानी है इसको।
ठीक है गाइस, तो ये बैठ चुकी है। और उसके उसके बाद दोस्तों जो बीच में 19 नंबर का नट आता है, लेकिन हम 19 नंबर का नट नहीं बिठाएंगे, पहले हमें इसकी जो लिफ्टर प्लेट रहती है और उसकी स्प्रिंग और 6 बोल्ट लगाएंगे। तो पहले वही काम करेंगे, बाद में दोस्तों हम इसको गन की मदद से, मतलब जो एयर गन रहती है या इलेक्ट्रिक गन रहती है, जो भी आपके पास है उसकी मदद से हम टाइट कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो इसका टूल्स आता है, टूल्स को पकड़ के आप 19 नंबर की गोटी से आप इसको टाइट कर सकते हैं। तो फिलहाल फटाफट से हम इसके जो 6 बोल्ट रहते हैं वो लगा देंगे। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं, ये 6 बोल्ट जो रहते हैं 8 नंबर के हमने लगा दी है। अभी यहाँ पे 19 नंबर की जो नट रहती है उसको गोटी से टाइट करेंगे। और ये लगाने के पीछे दोस्तों, क्योंकि जो टूल्स रहता है, जब हम डायरेक्ट गन से या मतलब जो एयर गन रहती है या इलेक्ट्रॉनिक गन रहती है उससे टाइट करेंगे, तो क्या दोस्तों जो हमारा प्लेट रहता है वो घूमता है, इसलिए हमने हल्के से आधे आधे बोल्ट लगा दिए और स्प्रिंग पे थोड़ा टेंशन बनाए रहेगा, तो वो ज़्यादा घूमेगा नहीं और जो नट रहता है 19 नंबर का वो अच्छे से टाइट होगा। ठीक है, तो ये चीज इसलिए की है हमने। तो अभी फटाफट से क्रिस क्रॉस पैटर्न में हम सारे नट जो रहते हैं वो टाइट कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आपके पास सिर्फ गन है और जो टूल्स रहता है फिलहाल अवेलेबल ना हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। या अगर इंजन जब खोले और गाड़ी, मतलब अगर टूल्स नहीं है तो गाड़ी जो लास्ट गियर रहता है चौथा वाला उसके अंदर डाल के ब्रेक दबा के भी आप खोल सकते हैं। ऐसे भी मतलब खोलने के बहुत सारे तरीके रहते हैं। गाइस हमारी लिफ्टर प्लेट जो रहती है वो बैठ चुकी है। अभी बात आती है दोस्तों बैलेंसर की, और ये देख सकते हैं ये की है, जो की दोस्तों हमारे क्रैंकशाफ्ट के जो क्रैंकशाफ्ट है उसके ऊपर एक थोड़ा सा खड्डा दिया गया होता है, उसके अंदर दोस्तों आधी बैठती है। और आधी जो दोस्तों रहती है वो हमारे बैलेंसर पे बैठती है। और बैलेंसर पे ठीक वैसे ही दोस्तों एक निशान बनाया होता है, उस निशान मतलब एक खांच दी गई, उस खांच के अंदर आती बैठती है, ताकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की खांच आती है। ठीक है गाइस, तो जब भी दोस्तों हमारी जो क्रैंक घूमती है, तो क्रैंक के साथ ये हमारा बैलेंसर घूमता है। और बैलेंसर का काम क्या है, तो दोस्तों बैलेंसर का 2 काम रहता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो जितना जो दोस्तों दूसरी साइड ठीक क्रैंक के दूसरे छेड़े पे मैग्नेट दिया गया हुआ है और एक छेड़े पे बैलेंसर दिया गया है, ताकि ये बैलेंस का काम करता है मैग्नेट के वेट का। ठीक है, तो और एक दूसरा काम इसका ये है कि जो ऊपर आपको होल दिख रहा होगा उस होल के थ्रू अंदर दोस्तों जो क्रैंक रहती है उसकी जो डंडी रहती है बीच वाली, उसके अंदर ऑयल जाने का काम करता है। मतलब यहाँ से जब हम इसके ऊपर का जो कवर लगाएंगे तो वहां से ऑयल जाएगा। तो हमने ये वॉशर लगा दी और 24 नंबर की गोटी से नीचे दोस्तों लॉक करेंगे। और जब भी लॉक कीजिए तो टूल्स, अगर आपके पास टूल्स हो तो ठीक है, नहीं तो चेक कीजिए प्लीज इसके अंदर पेचकस या कुछ ऐसी चीज ना रखें जिसके कारण इसके जो प्राइमर गियर रहता है उसके तीत खराब हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कई लोग इसके बीच में पेचकस रख देते हैं या कोई ऐसी चीज रखते हैं धारदार वाली, जिसके कारण दोस्तों जो हमारा क्लच हाउसिंग या प्राइमरी गियर रहता है उसके तीत खराब हो जाती है और बाद में क्लच हाउसिंग आवाज करता है या प्राइमरी गियर आवाज करने लगता है। तो इस तरह से आपको टूल्स लेना है और इसको अच्छे से टाइट कर देना है। तो ये हमारा टाइट हो चुका है बिल्कुल। और अभी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर दोस्तों एक पैकिंग आएगा, और ये पैकिंग इस तरह से हमें बिठाना है। और इसके ऊपर दोस्तों पैकिंग के ऊपर पैकिंग ट्यूब लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये क्योंकि ये जो होल रहते हैं उस यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से ऑयल जाता है सीधा और जो नीचे पोर्शन दिया गया है वहाँ पे सीधा ऑयल पहुँचता है, जिसके कारण दोस्तों जो क्रैंक रहती है हमारी बिल्कुल फ्री घूमती है। अगर ये होल कभी कई बार क्या होता है दोस्तों, ऑयल पंप काम करना बंद कर देता है तो जो होल रहता है वो होल पे ऑयल, मतलब क्रैंक की रोड पे ऑयल नहीं पहुंच पाता और जिसके कारण उसकी बेरिंग खराब हो जाती है। तो आप चेक कर लीजिए कि ऑयल पंप सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। वो मैंने आगे बताया, जैसे कि जब भी आप पहले इंजन खोले तो हेड पे ऑयल है या नहीं वो भी आपको चेक करना जरूरी है खोलते वक्त। अगर ऑयल नहीं है तो ऑयल पंप चेक करना जरूरी है। तो यहाँ पे इसके ऊपर तीन चार पैल वाले नट आएंगे,
और वो नट हम टाइट कर देंगे और यहाँ पे ये ऑयल पंप है और यहाँ से उठा के सीधा हेड में पहुंचाता है। तो अभी ये जाली लगाएगा और जाली पे दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो एक साइड चौड़ा पोर्शन होगा, एक साइड पतला पोर्शन होगा। तो जो चौड़ा पोर्शन रहता है दोस्तों वो बाहर की साइड आता है और पतला वाला अंदर जाता है। इस तरह से ये बैठ जाएगी। अभी सारी चीजें लग चुकी है दोस्तों। और अभी बात आती है इसकी बेरिंग की। तो बेरिंग हम मैंने जैसे आगे बताया था कि बेरिंग हम चेंज करेंगे क्लच की। तो क्लच की जो बेरिंग रहती है दोस्तों वो 6 to 8 नंबर की बेरिंग रहती है और वो बेरिंग हम चेंज करने वाले हैं। और उसके बाद दोस्तों हमें उसका पैकिंग चेक कर लेना है और उसकी जो दो डॉयल रहती है वो भी चेक कर लेनी है। तो अभी फटाफट से इसकी बेरिंग चेंज करते हैं। तो दोस्तों जो मैंने जो बेरिंग बताई आपको 6 to 8 नंबर की, वो क्लच की बेरिंग है। और जो दोस्तों क्लच की बेरिंग रहती है वो हमें एफएज में फैग में नहीं मिली, तो हमने ये वो यूआईएल कंपनी की डाली, मतलब उषा कंपनी की डाली है। और बाकी जो दोस्तों जितनी भी बेरिंग थी वो सारी एफएजी की डाली है। तो इस तरह से बैठ जाती है। और क्लच कैसे काम करता है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से नॉलेज मिल सके क्लच कैसे काम करता है। क्योंकि सबको क्लच प्लेट बदलनी आती होगी लेकिन क्लच कैसे काम करती है वो ज्यादातर भाइयों को नहीं पता होता कि क्लच कैसे काम करती है। किस तरह से दोस्तों हमारी क्लच दबाते हैं तब कौन क्या क्या घूमता है और किस तरह से पूरा वर्क करता है। तो वही चीजें जाननी जरूरी रहती है दोस्तों। अगर आपके पास इन द फ्यूचर कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगा क्लच के रिलेटेड तो आपको आसानी से इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑयल सील है। ये ऑयल सील दोस्तों क्लच जो शिफ्टर रहता है हमारा क्लच को दबाता है, मतलब जो ठेसी रहती है जहाँ पे लॉक होती है, जो शिफ्टर से काम करती है वहाँ का है। और जब हम पूरा इंजन खोलते हैं तो ऑयल सील के सेट रहता है, उसके साथ ये ऑयल सील हमें आती है। तो जब भी खोले तो सारी ऑयल सील रहती है, हमें चेंज करनी जरूरी है। ठीक उसी तरह हम इसको चेंज कर देंगे और इस तरह से ऊपर पेपर लगा के और इसको बिठाएंगे। तो अभी डॉयल बैठ चुकी है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और आप ऑपोजिट ऑपोजिट डॉयल बैठती है। तो इस तरह से हम इसको निकाल के और जो पैकिंग रहता है पैकिंग पे हल्का सा ग्रीस लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा ग्रीस भी नहीं लगाएंगे और ट्यूब नहीं लगाएंगे बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में खोलना होगा तो वो पैकिंग रहता है वो फटेगा नहीं, ठीक है। तो ग्रीस लगा के हम इसके ऊपर और अभी इसको बिठा देंगे। डॉयल पिन आप देख सकते हैं दोनों तरफ मैंने बैठ दी, एक यहाँ पे बैठाई है और एक ऑपोजिट चैम्बर में है। तो अभी क्लच जैसे दोस्तों हम क्लच कवर लगाते हैं तो क्लच कवर वर्क करता है या नहीं करता, मतलब जो हमारी क्लच प्लेट रहती है वो सही से वर्क करती है या नहीं करती, वो कैसे चेक करते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों हम ये जो क्लच कवर रहता है वो क्लच कवर जैसे हम बिठाएंगे तब जब दोस्तों हम क्लच दबाते हैं तो जो क्लच ठेसी रहती है वो नीचे की साइड पुश करती है, मतलब हमारे बेरिंग पे। और अगर आपने नट नहीं लगाया, मतलब ये ऐसे जैसे बिठाया हमने और अभी हमें चेक करना है क्लच सही है नहीं, तो हमें जो क्लच शिफ्टर रहता है उसको थोड़ा सा ऊपर लेना है। मतलब अगर ऊपर लोगे तो बीच में जगह होगी, देखो दोस्तों, जैसे इसको ऊपर लेंगे बीच में जगह होगी। और जगह हो तो मतलब समझ लेना कि जो हमारी क्लच प्लेट रहती है वो बिल्कुल सही बैठ चुकी है। तो इस तरह से इसके जो सारे नट रहते हैं वो हम टाइट कर देंगे फटाफट से। और जैसे मैंने आगे बताया मेन चैम्बर जैसे फिट किया ठीक वैसे ही दोस्तों इसके अंदर भी हम इसको बिठाते वक्त पहले हल्के हाथ से सारे नट जो रहते हैं उसको टाइट करेंगे और बाद में क्रॉस पैटर्न में इसको टाइट करेंगे, मतलब ऑपोजिट टाइट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मैंने आगे बताया था कि हम सिलेंडर किट चेंज करने वाले हैं। तो ये हमारी पुरानी सिलेंडर किट है और इसके अंदर दोस्तों देख सकते हैं ऊपर एंड नीचे दोनों साइड जो डॉयल पिन रहती है वो लॉक हुए, तो ये बाहर नहीं निकलती। और साथ ही में दोस्तों इसके ऊपर जो पुश रॉड रहता है वो तो हम चेंज करने वाले हैं। तो अभी मैं फटाफट से आपको नई सिलेंडर किट रहती है वो दिखा देता हूँ। तो नई सिलेंडर किट कितने में पड़ती है वो सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। तो नई सिलेंडर किट दोस्तों रहती है दोस्तों वो 1771 रुपये में मिलती है, ठीक है गाइस। तो इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं और इस तरह से दोस्तों इसके अंदर पैकिंग आता है और इसको बाहर निकालेंगे फटाफट से हम। तो दोस्तों ये वीडियो में मतलब ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा था तो एक प्रॉब्लम हुआ था वॉइस का। और जो बैकग्राउंड नॉइस था दोस्तों वो कुछ ज़्यादा होने के कारण मुझे ये री रिकॉर्ड करना पड़ा है। और उस टाइम दोस्तों जब वीडियो में बना रहा था तब मैंने लाइव रिकॉर्ड किया था सारा। तो अभी फिर से मैं ये सारी चीज़ें री रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
तो जैसे दोस्तों हम सिलेंडर किट बाहर निकालते हैं, तुरंत ही आपको कुछ अच्छा दिखने को मिलेगा। मतलब ये भी हो सकता है। तो जब भी आप कोई भी सामान लाए तो चेक करके लाए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं एक टुकड़ा टूटा हुआ हमें मिला है सिलेंडर किट के अंदर। और उस टाइम जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था मुझे पता नहीं था, लेकिन अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है आपके साथ ना हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी सामान लाए जेन्युइन, तो उसी वक्त वहां पे पैकिंग तोड़ के एक बार चेक कर लीजिए कि वो सही कंडीशन में है या नहीं। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये पोर्शन टूटा हुआ है। वो तो अच्छा है दोस्तों कि साइड से थोड़ा टूटा है, अगर बीच में से डैमेज होता तो ये 1771 रुपये मुझे चांदी लगती। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखें। कभी भी आप कोई भी सामान लाए तो उसको वहां पे चेक कर लीजिए स्पेयर पार्ट की दुकान पे। अभी दोस्तों ये जो टूटा हुआ है वो किसकी गलती गलती मान सकते हैं? ये स्पेयर पार्ट वाले की गलती है या ट्रांसपोर्ट वाले की है? किसकी गलती है? तो ऐसा भी हो सकता है। मतलब जेन्युइन पैकिंग के अंदर जैसे खोला, इसके अंदर मुझे टूटा हुआ ये हिस्सा मिला था। तो ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप सामान लाए तो ध्यान से और चेक करके लाए। तो अभी मैं आपको आगे बता देता हूँ। जैसे हमारी पुरानी सिलेंडर किट थी उसके ऊपर भी दोस्तों इस तरह के 3 रबर दिए गए थे, ठीक वैसे इसके अंदर भी 3 रबर दिए गए हैं। और जो पिस्टन के लॉक रहता है ये बजाज के अंदर दोस्तों ये चीज मतलब परेशान करती है, क्योंकि कई बार क्या है सिलेंडर किट निकालते हैं बाहर तो उसके आसपास ही लॉक लगा रहता है, मतलब कभी भी खो सकता है। तो आप निकाले तो हमेशा शांति से और ध्यान से निकाले, क्योंकि कई बार क्या होता है लॉक बाहर कहीं भी निकल जाता है और आपको पता भी नहीं होता और लॉक खो जाता है। तो इस तरह से बाहर पिस्टन आ चुका है और पिस्टन के अंदर ऑलरेडी एक लॉक लगा होता है और एक लॉक सिलेंडर के आसपास कहीं पे भी बाहर लगा रहता है। तो आपको खोलते वक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी इस चीज की। ठीक है, और अभी पुश रॉड जो रहता है पुश रॉड नया ला दिया है तो हम पुराना वाला पुश रॉड नहीं लगाएगी और नए सिलेंडर में नया वाला पुश रॉड लगाएगी। ये डैमेज का दोस्तों मतलब ये कैसे हो सकता है कि नई सिलेंडर किट लाए और वो भी डैमेज आए? मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट में ही ये प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि कंपनी जब बनाती है तो वो अच्छे से पैक करके ही देती है। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट में हमारा माल आता है वो बहुत सारे कार्टून के साथ दोस्तों होता है वो, और वहां पे ही ये डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम सिलेंडर फिट करेंगे और मैंने जो पिस्टन की रिंग्स कैसे लगानी है उसके ऊपर वीडियो बनाया है, हेड कैसे बिठाते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है। तो वो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कौन कौन से इंजन के हमने वीडियो बनाए। तो सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। तो हमने पैकिंग लगा दी और पैकिंग ट्यूब जो पैकिंग रहता है उसके ऊपर हल्का सा दोस्तों जो सिलिकॉन पैकिंग ट्यूब रहती है दूसरी वाली वो लगाई है, और दो डॉयल पिन जो रहती है दोनों की दोनों नहीं डाली है। क्योंकि और दोस्तों जब सिलेंडर बिठाए सिलेंडर और जो चैम्बर रहता है हमारा इंजन का, तो जब वहां पे डॉयल लगती है तो दोनों एक साइड ही लगती है और हेड और सिलेंडर के बीच में क्रॉस में लगती है। तो इस तरह से हमें लॉक बिठा देना है। ठीक है, ये बैठ चुका है और आप बिठाने के बाद एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि लॉक सही से बिठा या नहीं बिठा। अभी बिठाने के बाद दोस्तों जो पिस्टन की रिंग्स रहती है उसके ऊपर हम ऑयल लुब्रिकेंट कर देंगे, क्योंकि गाइस जैसे हम इंजन फिट करेंगे और गाड़ी चालू करेंगे तो उस टाइम दोस्तों जो पिस्टन की रिंग रहती है वो पूरी ड्राई रहती है और उस टाइम अगर हम लुब्रिकेट नहीं करेंगे तो जल्दी से घिसेगी। तो आपको सिलेंडर एंड पिस्टन की रिंग के दोनों पे ऑयल छिड़क देना है, ताकि उस टाइम जो रिंग्स रहती है वो जल्दी घिसे नहीं। क्योंकि ऑयल आने में कम से कम आधा मिनट मतलब 30 सेकंड से 1 मिनट जितना टाइम लगता है, तो उस टाइम हमारी रिंग जल्दी घिसे नहीं। तो इस तरह से हमें सिलेंडर किट बिठाना है हल्के हाथ से, और वो ये पिस्टन हमारा ऐसे बैठ जाएगा। और बिठाने से पहले दोस्तों आपको चेक कर लेना है कि जो डॉयल रहती है वो ठीक से बैठी या नहीं बैठी। अगर डॉयल रह गई तो बाद में परेशान होगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें चेक करना है और हल्के हाथ से इसको पुश करके उसकी जगह पे बिठा देना है। ठीक है गाइस, तो इस पिस्टन सिलेंडर के अंदर ठीक से बैठ बैठ गए और देख सकते हैं मतलब सिलेंडर और जो क्रैंक का क्रैंक वाला जो चैम्बर रहता है उसके अंदर कोई गैप नहीं है। अभी हम क्रैंक को घुमा के हल्के से पिस्टन को ऊपर ला देंगे, मतलब टॉप डेड सेंटर में ऊपर की तरफ ला देंगे। और जब भी आप पिस्टन बिठाए तो उसकी पोजीशन जरूर चेक कर लीजिए दोस्तों। जो यहाँ पे पिस्टन पे दो खांच दी गई है, एक इनलेट वाल की एक एग्जॉस्ट वाल की। तो कई कई गाड़ियों में दोस्तों खांच नहीं दी गई होती और सिर्फ एरो मार्क दिया गया है, कई गाड़ियों में इन और EX लिखा गया होता है। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि पिस्टन किस तरह से लगाए। ठीक है, इनलेट वाला पोर्शन इनलेट टाइप और एग्जॉस्ट वाला पोर्शन एग्जॉस्ट साइड।
तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी हम टाइमिंग चेन की गाइड मैंने आगे दिखाई थी, वो इसको उसी जगह पे इंस्टॉल कर देंगे। और जो टाइमिंग चेन की गाइड रहती है दोस्तों, उसके वो दो जो 4 पेल के स्क्रू रहते हैं, उसके अंदर एक डॉयल दी गई है होंडा की जैसी, उस डॉयल के अंदर फ्री बैठेंगे। तो हम दोनों 4 पेल वाले जो स्क्रू रहते हैं वो इंस्टॉल कर देंगे और टाइमिंग चेन जो रहती है उसको बिठा देंगे। तो पहले जो हमारा पुशऑट साइड वाला जो गाइड रहता है उसको बिठा देंगे और ये बैठ चुका है दोस्तों। जो अब जब भी खोले तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब स्क्रू निकालेंगे तो उसके साथ जो डॉयल रहती है वो बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि नया जो हमारा गाइड होगा तो उसके अंदर वो डॉयल आती नहीं है। तो आपको जब निकाले तो उस टाइम पुराने गाइड के साथ कभी कई कई बार पुराने गाइड के साथ बैठ जाती है या कई बार स्क्रू के साथ बाहर निकल जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और टाइमिंग चेन जब अ, अगर आपने सिलेंडर बिठा दिया है तो टाइमिंग चेन को एक वायर से बांध के ऊपर खींचना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद हम हेड लगाएंगे तो तभी हमें ऊपर ले जाने में परेशानी होगी टाइमिंग चेन को। तो इस तरह से हमारी टाइमिंग चेन बैठेगी। और उसके नीचे दोस्तों एक क्लैंप आता है, तो क्लैंप भी हमें बिठाना है। तो इस तरह से हमारी टाइमिंग चेन बैठ चुकी है। और जो साइलेंसर की साइड का जो दोस्तों गाइड रहता है, मतलब अपोजिट वाला, वो भी बैठ चुका है टाइमिंग चेन का। अभी नीचे नीचे की साइड एक क्लैंप आता है, उसके उसके भी दोस्तों 2 बोल्ट रहते हैं 4 पेल वाले। ठीक है, तो वो भी आपको लगाने हैं। तो अभी हेड का हो गया है। और हेड के ऊपर हमने जो चैम्बर रहता है हेड का, उसके ऊपर जो पेपर उसका पैकिंग रहता है, वो पैकिंग दोस्तों पतरे का रहता है। तो पतरे के पैकिंग पे ऊपर हम हल्की सी ट्यूब लगा देंगे। और ट्यूब लगाने के बाद हेड बिठा देंगे। और हेड के ऊपर दोस्तों ऑलरेडी हेड कैसे असेंबल करना है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी टाइमिंग चेन है जो उसको अंदर ले लेंगे। और जब भी आप हेड असेंबल करें तो दोस्तों वो अगर आप वो वीडियो देखिए तो आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ कि अगर आप हेड असेंबल कर रहे हैं तो जो दोस्तों इसकी कैमशाफ्ट रहती है वो थोड़ी सी फ्री होनी चाहिए, क्योंकि हल्की प्ले कैमशाफ्ट में रहनी चाहिए। अगर कैमशाफ्ट में प्ले नहीं होगी मतलब आपकी जो वाल रहते हैं वो ज़्यादा टाइट है। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी हेड और सिलेंडर के बीच में कोई गैप नहीं रही, मतलब हमारा जो हेड और सिलेंडर का जो पैकिंग है वो ठीक तरह से बैठ चुका है। और अभी फटाफट से इसकी टाइमिंग ले लेते हैं। तो इस तरह की जो प्ले की बात कर रहा था दोस्तों, मैं ये प्ले की बात कर रहा था, ये प्ले होनी चाहिए। अगर ये प्ले थोड़ी कम है तो आप जो टैपर रहते हैं उसको थोड़ा लूज कीजिए ताकि ये प्ले ज़्यादा हो जाए। तो आप जब टाइमिंग ले तो टाइमिंग बहुत जल्दी और आसानी से बैठ जाएगा आपका, क्योंकि चक्कर के होल जो चक्कर रहता है उसके ऊपर एक निशान बना रहता है, उस घिस्सी के अंदर ये हमारा जो शाफ्ट है वो बैठनी चाहिए। ठीक है, तो अभी फटाफट से मैंने जो ऊपर के 12 नंबर के 4 स्टड थे और साइड में जो 10 नंबर के स्टड थे वो लगा दिए। और टेम्पररी दोस्तों जो मैग्नेट रहता है उसको बिठाया है, क्योंकि हमें टाइमिंग लेना है। और टाइमिंग के लिए सबसे पहले जरूरी है मैग्नेट। तो ये मैग्नेट से आप टाइमिंग ले सकते हैं या पिस्टन से भी ले सकते हैं, लेकिन जो मैग्नेट रहता है उसके ऊपर टी मार्क दिया गया होता है। और जो हमारा ऊपर का जो चक्कर रहता है टाइमिंग का उसके ऊपर भी एक एरो दिया गया है, जो हेड रहता है उसके ऊपर की साइड एक एरो दिया गया है, उस हिसाब से हमें मिलाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टी दिया गया है और टी के बिल्कुल पास में एक लाइन दी गई है। तो वहाँ पे हमें टी के सामने सेट करना है और यहाँ पे हमें ये चक्कर लगाना है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से देखो दोस्तों। और ये टाइमिंग बैठ चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको सीधा करूँगा। अभी आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा कि जो दोस्तों टाइमिंग है वो बिल्कुल अच्छे से बैठ गया है। तो अभी हम इसको मैग्नेट बाहर निकाल लेंगे। और मैग्नेट बाहर निकाल के इसके दोस्तों जो मैग्नेट डिश रहती है उसको बिठा देंगे। और डिश बिठाने से पहले दोस्तों जो यहाँ पे जो कॉटर रहती है उसको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अगर आप कॉटर बाहर नहीं निकालेंगे तो फिर परेशानी होगी। ऑयल सील जो रहता है इसकी जो बेरिंग रहती है, बेरिंग के पास में बाद जो ऑयल सील रहता है वो कट जाएगा। तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। तो ये एलन के बोल्ट रहता है दोस्तों 6 नंबर का लंबा वाला। और जो स्पॉकेट रहता है दोस्तों टाइमिंग चेन का उसके पीछे एक बुश रहता है वो मैंने लगा दिया है पहले से। तो यहाँ पे ये डिश रहती है और डिश पे दोस्तों ये बेरिंग जो रहती है हमारी वो हमने नई डाल दी। और इसके पीछे दोस्तों जो एक ऑयल सील रहता है वो भी हमने नया डाल दिया है। तो अभी इसको इंस्टॉल करेंगे। और बाहर की साइड दोस्तों एक ओरिंग आती है, वो ओरिंग मुझे मिली नहीं थी तो मैंने वही ओरिंग चलाई है।
लेकिन आप अगर वही ओरिंग चलाए तो देख लेना वही ओरिंग जो रहती है वो अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, और उसके ऊपर सिलिकॉन वाली ट्यूब रहती है जो पैकिंग की, वो लगा दीजिए ताकि लीकेज की समस्या नहीं रहेगी कभी भी। तो ये 3 नट रहते हैं, मतलब 5 नंबर की एलंकी के, तो वो क्रॉस में हमें टाइट करने हैं। पहले हम इसको हल्के हाथ से सेट कर देंगे उसके होल के अंदर एक एक करके, और उसके बाद तीनों नट को हम अच्छे से कस लेंगे ताकि वो बैठ जाए। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक का हमारा काम हो चुका है। अभी दोस्तों आगे बढ़ेंगे, और इसके बाद दोस्तों जो टाइमिंग स्पॉकेट रहता है उससे टाइमिंग लेंगे, और हम इसके जो टैपेड रहते हैं और टैपेड भी चेक कर लेंगे, और साथ में दोस्तों जो हमारा मैग्नेट साइड का पूरा काम हो चुका है। तो अभी फटाफट से यहाँ पे इसका न्यूटन का वायर जो रहता है वो लगा देंगे, और जो दोस्तों जो वायरिंग रहता है, वायरिंग इसका मैग्नेट इसका वो भी चेक कर लेंगे तो ठीक से बैठा या नहीं बैठा। तो मैग्नेट की लग चुकी है हमारी, और मैग्नेट बिठा देंगे। और मैग्नेट बिठाने से पहले आपको चेक कर लेना है जो मैग्नेट की रहती है वो अच्छे से बैठी या नहीं बैठी। और कभी दोस्तों बाय फोर्स इसको बिठाइए मत, आसानी से अपनी जगह पे ऑटोमेटिकली ये बैठ जाता है। अगर नहीं बैठे तो चेक कर लीजिए इसकी की, क्योंकि की थोड़ी ऊपर होगी और आप फोर्स करोगे और ठोक के बिठाओगे तो आपका मैग्नेट डैमेज होगा। तो इस तरह से आपको समझ के इसको सावधानी से बिठाना है। तो इसके दोस्तों एक वॉशर आता है, एक 14 नंबर की नट आती है, तो उसको भी हम टाइट कर लेंगे। और मेरे पास दोस्तों एक इलेक्ट्रिक गन है, इम्पैक्ट गन, और एक एयर गन है, तो दोनों मेरे पास है। तो उसकी मदद से मैं करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो टाइमिंग का स्पॉकेट था उसके ऊपर जो कवर था वो लगा दिए है, टैपेट भी सेट कर लिए हमने। और वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण दोस्तों मैं अभी थोड़ा सा जल्दी से ये सब फिटिंग कर रहा हूँ। तो अभी ये मैग्नेट सारी चीज़ें लग चुकी है। और अभी बात आती है दोस्तों पुश रॉड, मतलब कई भाई इसको स्टेशनर भी बोलते हैं। मतलब ये काम करता है, टाइमिंग चेन जो रहती है हमारी उसको, ये जो गाइड रहता है गाइड को पुश करता है, और गाइड हमारे टाइमिंग चेन को पुश करती है, जिसके कारण दोस्तों जो टाइमिंग चेन रहती है वो टाइट रहे। तो ये दोस्तों जो हमारा नया वाला स्टेशनर है ये एडविक कंपनी का है, और जो पुराना वाला था वो प्रिकॉल का था, तो उसको बिठा दिया है हमने। और अभी जो ऑयल सील बाकी थी गियर शाफ्ट की एंड जो टॉप गियर रहता है उसकी, तो वो दोनों ऑयल सील हम बिठा दिए है। अभी मैनिफोल्ड भी जो रहता है उसको भी हमने पहले कार्बोरेटर से अलग करके यहाँ पे बिठा दिया है, और प्लग भी नया डाल दिया है। ठीक है गाइस, तो इतना सारा काम हो चुका है, किक भी लग चुकी है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑयल की लाइन है, ये लाइन जो दोस्तों रहती है वो सीधी ऑयल पंप से बाहर निकल के 10 नंबर के बोल्ट से ये लाइन सीधी हमारे हेड जो रहता है वहां पे जाती है। और जो ऑयल की लाइन का जो ऊपर का नट है दोस्तों हमने ढीला रखा है, क्योंकि जब ऊपर चढ़ाएंगे तो ऑयल तुरंत आता है या नहीं आता वो चेक करने के लिए। ठीक है गाइस, तो ये पूरा इंजन असेंबल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको अच्छे से मैंने समझाई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि इस तरह के वीडियो में बना सकूं आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।